हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पेपर कर रहे हैं ये हमारे पास RCC 2020 SBT एग्ज़ाम का। स्टूडेंट्स, ये पेपर हमने यूट्यूब से लिया है, हमको मिला है बड़ी मुश्किल से जा कर के। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, फिर मैं आज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास 17-18 के भी अगर पेपर हैं या आपके सीनियर्स पे अगर कहीं से भी आप अवेलेबल करा सकते हैं तो हम आपको पूरा सॉल्यूशंस देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा देंगे तो भी हम आपको उनका सॉल्यूशंस करा देंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग आपको स्क्वायर कॉलम का डिज़ाइन कराएंगे कि स्क्वायर कॉलम का डिज़ाइन किस तरीके से होता है। अगर वो आपने समझ लिया, इससे पहले मैंने आपको सर्कुलर कॉलम का बताया था, इस वाली वीडियो में मैं आपको स्क्वायर कॉलम का बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस आपको सिंगली रिइंफोर्समेंट और डबली रिइंफोर्समेंट पे सॉल्व कराए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रिमेनिंग है, स्लैब है, फुटिंग है, सीयर है, टॉर्जन है, बॉन्ड है, उनसे भी रिलेटेड हम आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे बिफोर योर एग्ज़ाम। आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, जो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। हमारे बिल्कुल सिंपल से 20 MCQs क्वेश्चंस होंगे, आपने उनके सॉल्यूशंस देने, देन हम लोग उनके सॉल्यूशंस आपको प्रॉपर वे में जिस तरीके से इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं सेम एज वेल एज वो देंगे। तो जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। RCC में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही हमारा RCC का काम कंप्लीट होगा देन हम लोग एनवायरनमेंट का करेंगे और देन धीरे धीरे हम लोग सारे को लेकर के आएंगे। एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जो भी है वो सारा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास है RCC 6 सेमेस्टर SBT बिहार और ये पेपर है हमारे पास 2020। ओके, 2020 का है। ओके, क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, वैसे होंगे नहीं, श्योर है, क्योंकि जिस मैंने देखा है उस पेपर को, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था 2020, तो ही मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये वो क्वेश्चंस नहीं है तो आप मेरे को दे सकते हैं, ठीक है ना, पर ये हैं, इतना मेरा मानना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिजाइन स्ट्रेस फॉर Fe415 एज। तो देखिए 2 वैल्यूज़ होती है हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? एक होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहिए, दूसरा हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहिए या फिर यील्ड स्ट्रेस कहिए, और एक होता है हमारे पास ये हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन किया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर वे में डिजाइन स्ट्रेस फॉर Fe415। ठीक है, तो जब भी आप डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करके चलेंगे तो डिजाइन स्ट्रेंथ में हमने जो ध्यान देना है वो हमने क्या ध्यान देना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ मीन्स हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे मटेरियल का देख रहे हैं, Fe415 मटेरियल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास FD। ओके, FD इज द डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, इट इज इक्वलेंट F। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है FD इक्वल टू F अपॉन गामा M। व्हाट इज द F? F इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ऑफ द मटेरियल, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर आप बात करते हैं किसका, स्टील का, इन केस ऑफ स्टील, ठीक है, इन केस ऑफ स्टील जो हमारे पास F होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस। ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यील्ड स्ट्रेस, और इसे जो डिनोटेड करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग FY से, Y फॉर यील्ड, F फॉर स्ट्रेंथ। ये हमारे पास हो गया यील्ड स्ट्रेंथ। अब आपने ध्यान देना है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग LSM के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर यही आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे ना, तो वर्किंग स्ट्रेस में हमारे पास सिग्मा ST होता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग सिग्मा ST यूज़ करते हैं, कहीं पे भी FY का यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर आप देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कहिए या स्ट्रेस कहिए, एक ही मतलब है, डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ इन केस ऑफ Fe415, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हम लोग कहेंगे यील्ड स्ट्रेस। ओके, यील्ड स्ट्रेस डिवाइड में
गामा एम. Gamma m means partial safety factor of the material. Partial safety factor of material. अब मटेरियल यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टील. तो स्टील का वैल्यू कितना होता है 1.15. हाउ मच 1.15. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एफ वाई अपॉन गामा एम 1.15. इट इज इक्वलेंट 0.87 एफ वाई. अब आप पुट कर दीजिए 0.87. व्हाट इज द एफ वाई इन केस ऑफ एफ ई 415, एफ ई 415 एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा. देखिए कौन सा केस दरकार हमारे को एफ ई 415, तो हम लोग कहेंगे एफ वाई इक्वल टू इक्वलेंट कितना हो जाएगा 415. जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 361 के अप्रोक्सीमेट आएगा. क्या एफ डी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास है करेक्ट. अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, यस और नो, अगर आपसे सिंपल पूछा जाता व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में हमारा जो करेक्ट आंसर होता वो हमारे पास क्या होता 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. बट उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है ई डिजाइन स्ट्रेस. तो डिजाइन स्ट्रेस इज डिफरेंट. डिजाइन स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल यहाँ पे कौन सा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं. अगर एक कंक्रीट की बात कर रहा होता तो गामा एम का वैल्यू कितना होता 1.5 होता. ओके, तो इन पॉइंटों को हमने क्या करना होता है, समझना होता है आराम से, अच्छे से. आई थिंक आपको ये समझ में आएगा. ये सारा जो डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन हमारे पास है एलएसएम के अंदर, लिमिट स्टेट मेथड के अंदर में है. बट अगर आप देख रहे हैं किसमें, अगर आप देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस टेबल. ये टेबल जो हमारे को गिवन कर रखा है, टेबल नंबर 22, टेबल नंबर 22, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट. ठीक है, तो जैसे आप वर्किंग स्ट्रेस में जहाँ पे भी स्टील यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा स्टील, एफ ई 250, एफ ई 415, एफ ई 500, जो भी आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी. तो सिग्मा एस टी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग बाय हेल्प ऑफ दिस टेबल क्या करते हैं, आंसर लेकर के आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए. जिससे आपके कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप जेई का दीजिए या डिप्लोमा का दीजिए, बीटेक का दीजिए, कुछ भी दीजिए, इन सब से बाहर कुछ नहीं आता है. अगर आपसे पूछा जाए कि माइल्ड स्टील को हमने अगर स्टडी करना है तो आप किस कोड की हेल्प से करेंगे स्टूडेंट्स, तो IS 432. ओके, IS 432 की हेल्प से हम लोग माइल्ड स्टील को स्टडी करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए डिफॉर्म्ड बार, ठीक है, HYSD बार को अगर आपने स्टडी करना है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार मीन्स FE 415 एंड FE 500 के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप किस कोड का यूज़ करेंगे, IS 1786. IS 1786 कोड का क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे. बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग सारा वैल्यूज फाइंड करते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस किसी ना किसी डिफरेंट स्टेट जेई में पूछे गए हैं. ठीक है, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. जैसे अब यहाँ पे देखिए टेंशन में हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा एस टी का वैल्यू देख रहे हैं. किसका वैल्यू देख रहे हैं, सिग्मा एस टी. ओके, सिग्मा एस टी का मतलब हो गया परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील इन टेंशन. T फॉर टेंशन, S फॉर स्टील, सिग्मा फॉर परमिसिबल स्ट्रेसेस. यूनिट इज द न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. तो यहाँ पे दे रखा अगर टेंशन में, मतलब जैसे बीम में आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 20 mm डायमीटर तक यूज़ करते हैं तो कितना वैल्यू होगा 140. किसके केस में, माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में. ठीक है ना. और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में अगर 20 mm से ज़्यादा का अगर आप बार यूज़ करते हैं तो कितना आ जाएगा 130. अगर वही अगर आप टेंशन में HYSD का बार यूज़ करते हैं तो क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, 230 होगा. ठीक है, और हमारे पास इसमें 230 होगा. बट इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर आप कॉलम की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आप सिग्मा एस टी का बात करेंगे तो जो हमारे पास माइल्ड स्टील है उसके रिस्पेक्ट में सिग्मा एस टी का वैल्यू कितना होगा 130. बट ये कितना होगा हमारे पास 190. और यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ समय पहले, 1 महीने पहले एग्जाम हुआ है PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, SDA,
सब डिविजनल इंजीनियर का। तो वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें सिग्मा एस टी का वैल्यू क्या होता है 190। अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया कि भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बनाइए, तो जो कॉलम का आप डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे जब आप सिग्मा एस टी लिखेंगे तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, वहाँ पे यही वैल्यू आता है 190। ठीक है ना, इस तरीके से आपने याद रखना है इस टेबल को। बाकी सारा आप अच्छे से टेबल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंप्रेशन मेंबर में। दूसरा आपने एक पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स कि FE 415 के रिस्पेक्ट में क्या दिया है, फॉर हाई यील्ड स्ट्रेन डिफॉर्म्ड बार ग्रेड FE 500, किसका FE 500 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सुरल टेंशन, डायरेक्ट टेंशन या फ्लेक्सुरल टेंशन बीम की बात कर रहे हैं, तो जो सिग्मा एस टी का वैल्यू होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.55 FY के इक्वल हो जाएगा। पर आपने ध्यान देना है किस केस में, डायरेक्ट टेंशन अप्लाइड हो या फिर फ्लेक्सुरल टेंशन, मतलब बेंडिंग के कारण जो टेंशन आ रहा है। ठीक है, एक तो मैं इसको खींचूँ, ये हो गया डायरेक्ट टेंशन, बट ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट जो हमारे पास टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अगर वहाँ पे हम लोग FE 500 का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारे पास क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, सिग्मा एस टी का वैल्यू 0.55 FY के इक्वलेंट होगा। बट इन केस ऑफ शियर एंड कंप्रेशन, अगर आप शियर रिइंफोर्समेंट शियर में या फिर कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे FE 500 का, तो वो वैल्यूज़ किसके रिस्पेक्ट में होंगी, जो वैल्यू आपने FE 415 का लिया है सेम वैल्यूज़ आपको किसका लेना है 500 का लेकर के चलना है। डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सुरल टेंशन में कितना लेना है 0.55 FY, तो 0.55 FY का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप यहाँ पे 500, तो वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत है, आप कोड में जाकर के देख सकते हैं। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है टेबल तो आप टेबल नंबर 22 कोड IS, कोड जो हमारे पास है वो है IS 456 2000 में जा कर के आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तब हम लोग इन टेबलों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिजाइन स्ट्रेस फॉर FE 415 ये किसके रिस्पेक्ट में था, इन्होंने लिख करके नहीं दिया, परंतु इन वैल्यूज से हमको पता चल रहा है कि ये LSM के रिस्पेक्ट में है। अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या होता 140, 130, 190, तब हमारे माइंड में क्या चल रहा होता, WSM चल रहा होता, ना कि LSM चल रहा होता। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने से आती है सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें पब्लिक कमेंट नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बड़ा सही क्वेश्चन है। द एनालिसिस ऑफ द बीम इज़ डन फॉर, जब भी आपने क्या करना है, कोई भी एनालिसिस करना है किसी भी बीम का, तो उस टाइम पे क्या रहेगा। अब इन्होंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विड्थ के रिस्पेक्ट में पूछा है। जैसे इन्होंने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे को, यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं कि गिवन विड्थ, मतलब एनालिसिस जो कर रहे हैं वो गिवन विड्थ पे करेंगे, या फिर 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर लेंथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लोग 1 मीटर विड्थ या फिर 1 मीटर लेंथ के रिस्पेक्ट में तो नहीं करेंगे, हम लोग पहले कुछ समझना चाहते हैं, देन हम लोग इसका आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको ना कोई मतलब कुछ भी सोच समझ करके दे दिया जाता है, उनके पीछे मतलब कोई लॉजिक तो रहता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, परंतु अब आंसर क्वेश्चन आया तो हमको देना पड़ेगा आंसर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, द विड्थ ऑफ बीम मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वॉल, इट हैज़ टू बी द सपोर्ट्स। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको विड्थ को एज्यूम करना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब स्लैब का डिज़ाइन करते हैं तो 1 मीटर विड्थ लेकर के चलते हैं। इन केस ऑफ स्लैब 1 मीटर विड्थ लेकर के चलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, बीम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये है हमारे पास विड्थ में भी इक्वल। ठीक है, एक तो इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वॉल, इट हैज़ टू द सपोर्ट। मतलब जो वॉल बीम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसका अपना विड्थ होगा, तो उस विड्थ से क्या होगा, ज़्यादा, समझ रहे ना, उसके बराबर या फिर उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किसका विड्थ, बीम का विड्थ। एक पॉइंट।
सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, द यूजुअल विड्थ ऑफ बीम्स, जो जनरली हम लोग जिन विड्थ को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी बीम को बनाने में, वो कौन कौन से हमारे पास 150 mm, 225 mm एंड 300 mm। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी बीम होता है तो क्वेश्चन में लिखा होता है विड्थ ऑफ बीम इज़ 300 mm एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज़ 500 mm या 550 mm या फिर 600 mm, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजुअल है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, वो आपने ये याद रखना है, इन मोस्ट केसेस द विड्थ ऑफ द बीम इज बिटवीन 1/2 to 2/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। मतलब जो भी आपके पास इफेक्टिव डेप्थ से आप समझ रहे हो, ठीक है ना। इफेक्टिव डेप्थ का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक क्या दे रखा है, बीम दे रखा है। अब इस बीम में अगर इसका आप डायमेंशन देखेंगे, दिस वन इज द विड्थ ऑफ द बीम एंड दिस वन इज द टोटल विड्थ, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, कैपिटल डी। अगर आप इसमें रिइंफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके सेंटर से जो लाइन क्या करती है, पास करती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द इफेक्टिव डेप्थ। अगर आपको विड्थ देखना है तो हम लोग कहेंगे जो बी है वो क्या हो जाएगा 1/2 to 2/3 क्या इफेक्टिव डेप्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ को एज्यूम करेंगे। ठीक है, हम लोग डेप्थ कैसे पता करेंगे, इससे पहले आपने डिज़ाइन में पढ़ा होगा जो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पढ़ते हैं, यस और नो, स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अब आप बीम कैसा बना रहे होंगे, जनरली आप 3 टाइप्स का बीम रहेंगे, या तो सिंपली सपोर्टेड होगा या कंटिन्यूस होगा या फिर कैंटिलीवर होगा। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज 7/20/26, 7 फॉर कैंटिलीवर, 24 किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड एंड 26 फॉर कंटिन्यूस बीम। तो स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू दिस रेशियो। अगर स्पेन हमारे पास अप टू 10 मीटर का है तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाय हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव डेप्थ हम लोग क्या पता कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे विड्थ ऑफ द बीम फाइंड कर सकते हैं। विड्थ ऑफ द बीम इज इक्वल टू 1/2 to 2/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बीम में विड्थ का वैल्यू फाइंड करते हैं जिसका विड्थ आपको गिवन नहीं किया गया है। ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं उसका ज्योमेट्री फाइंड करते हैं कि डेप्थ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, एएसटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब डिज़ाइन करते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर आपसे डेप्थ के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, द डेप्थ ऑफ द बीम इज, अगर आपको डेप्थ का पता करना है बीम के रिस्पेक्ट में तो वो हमारे पास क्या रहा होगा, द डेप्थ ऑफ द बीम इज 1/10 to 1/15। क्या स्टूडेंट्स, 1/10 to 1/15 ऑफ द स्पेन। मतलब जो भी हमारे पास क्या है, स्पेन है, अगर स्पेन हमारे पास 5 मीटर है या फिर हमारे पास कितना है 10 मीटर है, तो 1/10 to 1/15 के रिस्पेक्ट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ द बीम को कंसिडर करते हैं। द डेप्थ प्रोवाइडेड, कौन कौन सी डेप्थ होती है, 300, 375, 450, 525 एंड 600 mm क्या होती है डेप्थ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि डेप्थ का रेशियो क्या होगा स्पेन के रिस्पेक्ट में, विड्थ का रेशियो क्या रहा होगा इफेक्टिव डेप्थ के रिस्पेक्ट में और वॉल के रिस्पेक्ट में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से यहाँ पे क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, द एनालिसिस ऑफ बीम इज डन फॉर द गिवन विड्थ। ठीक है, गिवन विड्थ के रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 मीटर विड्थ या 1 मीटर लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं कर रहे होते कुछ भी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द शियर फोर्स रेजिस्ट बाय द वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है, द शियर फोर्स रेजिस्ट बाय द वर्टिकल स्टीरअप्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम लोग जो बीम में क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एक होता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और एक होता है शियर रेनफोर्समेंट। टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड टू रेजिस्ट फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस। ठीक है, फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस, जो भी फ्लेक्चरल के कारण, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा, टेंशन जोन में जो भी स्ट्रेस आता है वो सारा स्ट्रेस कौन लेता है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट लेता है, सिंपल सा, जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं। नेक्स्ट होता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यूज्ड इन केस ऑफ द डबली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है ना, जब भी हमारे पास क्या होता है, एम यू का वैल्यू मीन्स अल्टीमेट मूवमेंट, एम यू
इज ग्रेटर देन एम यू लिम, यस और नो। एम यू का वैल्यू एम यू लिम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस केस में जिस बीम को हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो कौन सा होता है, डबली रिइंफोर्समेंट बीम होता है। अब डबली रिइंफोर्समेंट बीम का मतलब है कि बोथ जोन्स में हम लोग क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। टेंशन जोन में यूज होने वाली स्टील को टेंशन रिइंफोर्समेंट, कंप्रेशन जोन में यूज होने वाली स्टील को कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। थर्ड वन इज द शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट का मेन मोटो क्या है, शियर को क्या करना, रेजिस्ट करना, यस और नो। अब आप खुद सोचो शियर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर एक यूडीएल लोड क्या करता है, एक्ट करता है स्मॉल डब्लू, ठीक है, क्या है स्मॉल डब्लू, किलो न्यूटन पर मीटर का है, यस और नो, और लेंथ इज द एल। ओके तो बोलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शियर फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा, सपोर्ट्स पे होगा, सिंपल सा। व्हाट इज दिस, दिस इज द WL/2। टोटल लोड कितना है, W इंटू एल, WL, तो हाफ इस पे चला जाएगा, हाफ इस पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब अगर इसका आप क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप इसका बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम तो वो कुछ हमारे पास इस तरीके का बनेगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, इस तरीके का बनेगा। मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एट सपोर्ट, ये वैल्यू है। सेंटर पे तो क्या है, यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। दिस वैल्यू इज WL/2, दिस सपोर्ट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। आप दूसरा देखिए, अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पैराबोलिक शेप का बनेगा, लाइक दिस, इस तरीके का शेप का बनेगा। अब आप खुद सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक बीम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस बीम को देखिए, ठीक है, ये बीम है हमारे पास इस तरीके का। अब हम लोग इसमें जब क्या देख रहे हैं, रिइंफोर्समेंट देखते हैं, तो रिइंफोर्समेंट कैसा होता है, एक तो ये वाला रिइंफोर्समेंट होता है और एक आपको इस तरीके के रिइंफोर्समेंट दिखाई देंगे, यस और नो। आप खुद सोचिए इसमें ये जो वर्टिकल्स है, दीज आर द स्टीरअप्स, क्या है ये हमारे पास, स्टीरअप्स, ओके। ये जो स्टीरअप्स यूज की हुई हैं ये किसको रेजिस्ट करने के लिए हैं स्टूडेंट्स, ये शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पूछा जाता है कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, एट द सपोर्ट्स या एट द सेंटर। तो आप खुद सोचिए जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पेसिंग इनके बिटवीन क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स कम होगा वहाँ पे इनके बिटवीन स्पेसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब सेंटर पे स्पेसिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू सपोर्ट्स, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है JEE में। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शियर फोर्स रेजिस्ट। अब शियर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो शियर फोर्स का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा VU, ओके। ये हमारे पास क्या है, VU इज द शियर फोर्स रेजिस्ट बाय। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी जो बीम है उसमें खुद एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, उसकी डिज़ाइन एक होता है हमारे पास, जो अप्लाइड हमने क्या लगाया, लोड लगाया, उसके कारण स्ट्रेस आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है, कंक्रीट एंड स्टील को जो यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेजिस्ट नहीं करता है, उसका अपना खुद का तो है कि अगर भाई आप इतने ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करते हैं, इतना स्टील यूज़ करेंगे तो इसकी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है वो इतनी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम ये है कि जब उसकी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी से अगर ज़्यादा शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर ज़्यादा शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमारे को शियर स्टीरअप्स को, जो स्टीरअप्स को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, ये हमारे पास क्या है, VUS, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। ये किसका है, बीम का नहीं है, ये शियर रिइंफोर्समेंट, जिसको रेजिस्ट कराने के लिए, इस वाले शियर फोर्स को रेजिस्ट कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शियर रिइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं। अब वो किसके इक्वल स्टूडेंट्स, VU माइनस टाउ C BD। VU मतलब कौन सा है हमारे पास, अल्टीमेट शियर फोर्स, टाउ C BD, टाउ C का मतलब है डिजाइन शियर स्ट्रेस, दिस वन इज द डिजाइन शियर स्ट्रेस, ओके, डिजाइन शियर स्ट्रेस। अब अगर आपसे पूछा जाए टाउ C इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड करता है स्टूडेंट्स, या इट इज़ डिपेंड ऑन, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, इट इज़ बेस्ड ऑन या इट इज़ डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
यस और नो? फर्स्ट वन इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ग्रेड का आप कंक्रीट यूज़ करेंगे टाउ सी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड वन इज द परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट, परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। इन दोनों पे टाउ सी का वैल्यू क्या करता है? डिपेंड करता है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हो गया। अब VU में से जो जितना मटेरियल खुद रेजिस्ट कर सकता है उसको सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो कितना रह जाएगा हमारे पास? वो रह जाएगा VUS के इक्विवेलेंट, VU माइनस टाउ सी इंटू BD। अब ध्यान से समझिए, टाउ सी इज द डिजाइन शियर स्ट्रेस, VU इज द शियर फोर्स। अब स्ट्रेस को अगर फोर्स में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BD से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, शियर फोर्स रेजिस्ट बाय वर्टिकल स्टीरअप्स, तो कितना होगा वो? टाउ V माइनस टाउ सी इंटू BD, इट इज इक्वलेंट 0.87 FY ASBD अपॉन SV के इक्वलेंट होगा। मतलब वो शियर फोर्स, ये हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? देखिए, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, इट इज इक्वलेंट शियर फोर्स। ये कितना है? 0.87 FY ASB अपॉन D बाई SV के इक्वलेंट है। तो 0.87 FY ASB इंटू DSB। तो बताइए, जो ये शियर फोर्स रजिस्ट बाय क्या स्टीरअप्स है, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है? ये हमारे पास है SV के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यस और नो? मींस स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द, तो किसको जाएगा स्टूडेंट्स? स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स के इक्विवेलेंट होगा। तो आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया, 0.87 FY ASB बाई D अपॉन क्या जाएगा? SB। ASB इज द एरिया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, FY इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये तो था वर्टिकल के केस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसके केस में पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स और बेंट अप बार्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स और सीरीज ऑफ बेंट अप बार्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होगा? BUS इक्वल टू 0.87 FY ASB D अपॉन SV इन ब्रैकेट साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। आप बता सकते हैं, सिंपली सा आंसर था, द शियर रेजिस्ट बाय द वर्टिकल स्टीरअप्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स। ओके स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉन्ड ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो 2019 का हमने पेपर सॉल्व किया था SBT का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा था? मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? जैसे ये हुक बन रहा है, एक बार सॉरी, ऐसे देखिए, ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हुक है, तो आपको पता है ये वैल्यू कितना होता है? बियॉन्ड द एंकरेज कितना होता है? 4D के इक्वलेंट होता है। एंड दिस वन इज द K इंटू डी, K इंटू 5, मतलब 5 लिखते हैं, ठीक है, D नहीं लिखते हैं, K इंटू 5, K इंटू 5 इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द हुक, K इंटू 5 इज द इंटरनल, ओके, इंटरनल रेडियस of the hook. Okay, so what is the K? K equal to 2 in case of mild steel. In case of mild steel, and K equal to 4 in case of, ठीक है, in case of H by SD bar. तो स्टूडेंट्स, तो इन्होंने ये तो दिया नहीं है इस बार हमारे को कुछ भी, इन्होंने इस बार हमारे को कुछ गिवन करके तो दिया नहीं है कि H/SD के बारे में पूछा है या फिर माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में पूछा है। इन्होंने तो सिंपल सा पूछा है, द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉन्ड ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन, तो किससे कम नहीं हो सकता स्टूडेंट? 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ यूज्ड फॉर द फॉर्म ऑफ द हुक इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील के केस में 2 टाइम्स होता है, और अगर H/SD लिखा होता तो क्या होता? 4 टाइम्स होता। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज,
तो स्ट्रेंथ, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? यील्ड स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ एफ वाई कहेंगे। एफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना, इन केस ऑफ माइल्ड स्टील या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इनको भी आप देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से। डिजाइन वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एफ डी इज गिवन बाय। अगर आपको किसी भी मटेरियल का डिजाइन स्ट्रेंथ पता करना है तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एफ डी इक्वल टू एफ अपॉन गामा एम, ठीक है। एफ अपॉन गामा एम, एफ इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड गामा एम इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टेट्स हम लोग किसके केस में देख रहे हैं? इन केस ऑफ एलएसएम, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, बट इन केस ऑफ डब्ल्यूएसएम इसमें हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, तो कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, एंड स्टील के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू होता है? तो स्टील के रिस्पेक्ट में होता है 1.8 एंड कंक्रीट के केस में होता है 3.0। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लोग क्या करते हैं? डब्ल्यूएसएम के यूज में करते हैं। बट इन केस ऑफ एलएसएम हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एलएसएम यूज करते हैं, सॉरी एलएसएम में क्या करते हैं? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट? 1.5 एंड व्हाट इज द फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील? 1.15, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपने ध्यान देना है। ये किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स? मटेरियल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? मटेरियल के रिस्पेक्ट में। बट जब आप इन केस ऑफ लोड में देखेंगे, जैसे एक होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लोड, एक होता है आपके पास डिजाइन लोड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड डिजाइन लोड, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशन है हमारे पास इन केस ऑफ लोड एफ डी मीन्स हो गया डिजाइन लोड, ओके। व्हाट इज द एफ डी इज द डिजाइन लोड, ठीक है। डिजाइन लोड इट इज इक्वलेंट कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई गामा एफ। गामा एफ इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन केस ऑफ लोड। जैसे आप याद करिए कि अगर क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? परमिसिबल लोड दे रखा है, वर्केबल लोड दे रखा है। अगर आपको अल्टीमेट लोड पता करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई डेड लोड लाइव लोड को हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 1.5 व्हाट इज दिस इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो इसके हम लोग बोलते हैं इसको। तो डिजाइन लोड हमारे को क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करके चलते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि एक बात तो बता दो कि यहाँ पे आपने डिवाइड क्यों किया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? कुछ तो वजह रही होगी, ऐसे तो नहीं कुछ हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लोग क्या करने जाते हैं, देखिए जब भी कोई भी अगर आप हिस्ट्री में बहुत सारे वार के बारे में, मतलब युद्धों के बारे में पढ़ते हैं कि फलना मतलब योद्धा था वो कभी युद्ध नहीं हारता था और फलना था वो कभी युद्ध नहीं जीता। देखिए इसके पीछे सिंपल सा है कि जो हमारा एनिमी है, एक है मेरी स्ट्रेंथ और एक है मेरा एनिमी। जैसे मेरा एनिमी अभी कौन है? एग्ज़ाम, ठीक है। और मेरी स्ट्रेंथ क्या है? पढ़ना। तो स्ट्रेंथ जो मेरा एनिमी है मैं उसको क्या करूँगा? ओवर एस्टिमेट करके चलूँगा, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करके चलूँगा। मतलब जब मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो उसको ओवर एस्टिमेट करके चलना है कि यार अगर मैं 6 घंटे नहीं पढ़ा तो मेरा अच्छा नंबर नहीं आएगा। जबकि मुझे पता है अगर मैं 4 घंटे भी पढ़ूंगा तो भी मैं एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लूँगा। बट मैं उसको क्या कर रहा हूँ? ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपने एनिमी को। तो मैंने उसको क्या कर दिया? ओवर एस्टिमेट समझा। अब आप खुद सोचिए, किसी भी चीज़ को अगर 4 से 6 लेना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही रीज़न होता है कि जो लोड है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में वो क्या है? एनिमी, शत्रु है। और जो मटेरियल है वो उसकी क्या है? स्ट्रेंथ है। तो मटेरियल के केस में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे। अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे। जैसे अगर कोई भी युद्ध हो रहा है, अगर हमको पता है कि हम लोग 1 लाख सैनिकों से जीत सकते हैं इस युद्ध को, तो वो क्या करेंगे? 1.5 लाख भेजेंगे। समझ रहे हैं? 1.5 लाख। तो उसको पता है कि मैं 1 लाख से जीत सकता हूँ, परंतु मैंने उसको बहुत ज़्यादा आंका हुआ है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि वो लोग क्या करते हैं? युद्ध जीत जाते हैं। और जो अंडर एस्टिमेट करता है क्या है मैं देख लूँगा, फिर उसको कोई नहीं देखता है। समझ रहे ना? उसको कोई देखने वाला नहीं होता है।
क्योंकि उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो आप सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो होता है जब आप क्या करते हैं, कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्यूब तैयार करते हैं, या आप इस मतलब कंक्रीट तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप M30 का कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूब्स बनाते हैं और उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सपोज हमने 100 क्यूब्स बनाए, सपोज हमने 100 क्यूब्स बनाते हैं फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ ओनली 5 क्यूब्स, 100 क्यूब में से ओनली 5 क्यूब्स ही ऐसे क्यूब होने चाहिए जिनका स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज के बाद, ठीक है, सॉरी आफ्टर 28 डेज के बाद उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। जो छठवा 6th क्यूब है उसका स्ट्रेंथ 30 या फिर मोर देन 30 होना चाहिए। तो उस मटेरियल का है, उस कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। सेम एज वेल एज अगर आप कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपने उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया, उस बिल्डिंग को आपने बनाया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि एक लोड है भाई, इस लोड से सिर्फ 5 बार ही उसका, जब तक क्या है डिज़ाइन लाइफ है, ओनली 5 टाइम्स ही उस लोड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस लोड से सिर्फ 5 बार ज़्यादा हुआ है लोड ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, उस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे 5% से मतलब स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 5% से ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं आपको सिर्फ टिक लगा करके भी आगे बढ़ जाता, ठीक है, परंतु मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ समझाना चाहता हूँ चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शेल नॉट बी एक्सीड। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब टाउ सी मैक्स की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, टाउ सी मैक्स का। तो स्टूडेंट्स आपने क्या रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, एक फॉर्मूला है टाउ सी मैक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.6 √FC_K। तो आप बाय हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 0.6 √FC_K से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। पर स्टूडेंट इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें समझना चाहते हैं, रिजल्ट तो इससे निकल जाएगा आपका। नहीं तो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स एक टेबल भी है, द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स। पहले तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो हमको समझने हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से। एक होता है आपने पढ़ा होगा टाउ वी, एक होता है टाउ सी, एक होता है टाउ सी मैक्स, ठीक है। 3 पैरामीटर्स आपने पढ़े होंगे, टाउ वी, टाउ सी मैक्स। What is the tau v? Tau v is the nominal shear stress. Tau c is the design shear stress. Tau c max is the maximum shear stress. Clear हो गया? Nominal shear stress, design shear stress and tau c max is the maximum shear stress. Tau v it is due to the load. ठीक है? Tau v को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, VU/BD। VU/BD इन केस ऑफ LSM में पढ़ा रहा हूँ मैं सारा कुछ आपको, ठीक है ना। इन केस ऑफ LSM में पढ़ा रहा हूँ, लिमिट स्टेट मेथड में। अगर ये WSM में होता तो क्या होता, V/BD, ठीक है ना। नॉमिनल ये है अल्टीमेट के रिस्पेक्ट में, U फॉर अल्टीमेट, VU/BD। ये हो गया टाउ बी, इट इज ड्यू टू दिस शियर फोर्स। टाउ सी क्या हमारे पास डिजाइन शियर स्ट्रेस। डिजाइन शियर स्ट्रेस ये मैंने अभी आपको बताया, इट इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट मीन्स AST/BD, ओके। मल्टीप्लाई में क्या करना जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंटेज P। ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टाउ सी मीन्स डिजाइन शियर स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, JEE में, SDO में, गेट में, ESE में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है स्ट्रेस AST/BD × 100। और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे आप कोड में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं टाउ सी का वैल्यू हमारे पास होता है। वेट 1 सेकेंड, हम लोग कोई भी चीज़ है स्टूडेंट, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने पढ़ा है कोई किसी चीज़ों को,
तो मैं क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, ईजिली से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको टेबल नंबर लिखना चाहता हूँ। जब आप एग्ज़ाम में जाएँ, क्वेश्चन करें सब्जेक्टिव, तो आपको पता चल जाएगा। टेबल है हमारे पास, 2 टेबल है। टेबल नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हैं कोड में। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है IS 456-2000 पेज नंबर 73। देखिए ध्यान से, पेज नंबर 73। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे को देखा है कंक्रीट ग्रेड M15, 20, 25, 30, 35, M40 एंड अबव। यहाँ पे देखा 100 मल्टीप्लाई AS/BD। तो इसका वैल्यू क्या कर रहा है, धीरे धीरे इधर बढ़ता जा रहा है। आप खुद देखिए ये वैल्यू कितना है, 0.28, 0.35, 0.46। मतलब जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से किसका वैल्यू, टाउ सी मैक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, ये टेबल नंबर है हमारे पास, टेबल नंबर 19। कौन सा स्टूडेंट्स, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। इस तरीके से जब आप लिख करके आएंगे ना अपने एग्जाम में सब्जेक्टिव में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव से हम लोग सब्जेक्टिवों की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो ओवरऑल पढ़ना है ना चीज़ों को सही ढंग से। जस्ट उसी के नीचे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, टेबल नंबर 20। जो मैंने आपके सामने टेबल बना रखा है, ये है हमारे पास टेबल नंबर 20 पेज नंबर, ओके, पेज नंबर कौन सा हमारे पास, 73। और ये किसका है हमारे पास टेबल, टाउ सी मैक्स का है। किसका टेबल है, टाउ सी मैक्स का टेबल है। ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ पे गिवन कर रखा है। देखिए ध्यान से, एक तो हमारे को क्लियर हो गया टाउ सी। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाउ सी मैक्स। द वैल्यू ऑफ द टाउ सी मैक्स, द वैल्यू ऑफ द टाउ सी मैक्स इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द टाउ सी मैक्स डिपेंड्स अपॉन द, काफी बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं बहुत सारे। द वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। Tau C max is not based on the percentage tensile reinforcement. Tau C max is based on the grade of concrete only. तो देखिए यहाँ पे Tau C max M15, 20, 25, 30, 35, 40। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको इस टेबल में AST/BD दिखाई दिया? नो, नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए हम लोग रख सकते हैं। अगर आप इस टेबल को याद नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, Tau C max approximate equal to 0.6 under root FCK. FCK is the characteristic compressive strength of the concrete. अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल M30 के लिए चेक करना है, तो आप क्या कहेंगे, बोलिए व्हाट इज द M30। M30 के रिस्पेक्ट में आप बोल देंगे कि सर देखिए कितना सा है, 0.6 मल्टीप्लाई 30 नहीं 25 के लिए देखते हैं, क्योंकि उसका हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो कितना जाएगा डिस्टेंस, 0.6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 कितना है, 5 मीन्स कितना हो गया, 3.0। तो देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, 3.1, ये वैल्यू कितना है, 3। हमने क्या बोला है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो, हम लोग यहाँ समझना चाह रहे हैं कि शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कब किया जाता है। ठीक है, आपको जैसे पता है ना शियर रिइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कब रीडिज़ाइन किया जाता है। तो अब हमारे को 3 चीज़ों को पहले समझना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टाउ बी, टाउ इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी इज द डिजाइन शियर स्ट्रेस, टाउ सी मैक्स इज द मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको अगर ये चीज़ नहीं समझाऊंगा ना, तो जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है हर बच्चे ने हर तरीके से पढ़ा होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना, तो फिर मेरे को वहाँ पे इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपको क्लियर हो जाए, टाउ बी इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी इज द डिजाइन शियर स्ट्रेस, टाउ सी मैक्स इज द मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। पहला केस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी। अगर टाउ बी का वैल्यू मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डिजाइन शियर स्ट्रेस, मतलब जिस तक वो रेजिस्ट कर सकता है कि भाई अगर इतना शियर आएगा तो मैं इसको रेजिस्ट कर लूँगा, अगर इससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आएगा तो फिर भाई आपको एडिशनल कुछ क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी when shear reinforcement is provided for a shear equal to tau v minus tau c into bd। अगर tau v का वैल्यू tau c से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, shear reinforcement, then the shear reinforcement is provided, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कितने shear फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए किया जाएगा, जितना ये tau c से ज़्यादा होगा, यस और नो।
जितना टाउ वी का वैल्यू क्या होगा, टाउ सी से जितना ज़्यादा होगा उतने को ही तो रजिस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, शियर इन्फोर्समेंट का यूज़ किया जाएगा, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, अगर टाउ वी का वैल्यू ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी, अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से कम हो जाए, मतलब कि जो डिजाइन शियर स्ट्रेस है, मतलब जहाँ तक हम लोग बोल रहे हैं कि अगर भाई यहाँ तक है तो हमारे को शियर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस वैल्यू तक टाउ वी का वैल्यू होना चाहिए, परंतु टाउ वी का वैल्यू उससे भी कम है, मतलब जहाँ तक वो खुद मटेरियल रजिस्ट कर सकता है, उस केस में क्या हो रहा है, टाउ वी लेस देन टाउ सी, देन द मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ए एस बी बाय बी एस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 0.87 एफ वाई। याद है नहीं है, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, किसके लिए पढ़ते हैं, वाला फार्मूला याद करो, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए एस बी बाई बी एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट। तो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जब टाउ वी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन टाउ सी होता है। बट इसमें भी स्टूडेंट्स दो केस है हमारे पास, कौन से दो केस है, ध्यान से देखिए, इफ टाउ वी लेस देन 0.5 टाउ सी, अगर टाउ वी का वैल्यू 0.5 टाउ सी से कम हो जाए तो नो शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। अगर जो टाउ वी का वैल्यू है वो क्या हो जाए, टाउ सी के हाफ से भी कम हो जाए, नो नीड टू प्रोवाइड ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। बट अगर हमारे पास टाउ वी का वैल्यू 0.5 टाउ सी से ज़्यादा है और टाउ सी से क्या है, कम है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है जिससे कि क्रैक्स ना हो, ठीक है। और कौन से क्रैक्स होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंशन, डायगोनल टेंशन के कारण क्रैक्स आते हैं, ठीक है ना, डायगोनल टेंशन के कारण आते हैं। अगर स्टूडेंट्स टाउ वी का वैल्यू जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, जो ड्यू टू लोड के कारण आ रहा है, अगर उसका वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करना है, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, द कॉन्क्रीट विल फेल इन डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, हमको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, समझ आया ये पॉइंट। तो इसलिए इन पॉइंटों को आपने क्या रखना, याद रखना है। और कौन सा फेलियर होगा स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रिटल फेलियर, या ब्रिटल फेलियर कहिए या फिर दूसरा आप क्या कहिए, सडन फेलियर, ठीक है, सडन फेलियर। क्योंकि ब्रिटल फेलियर भी कौन सा होता है, सडन फेलियर होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बात करते ही क्या होता है, फेल हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास था। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सारी आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट। तो आपको देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब एफओएस की बात कर रहा है वो, एफओएस फॉर स्टील, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टील का कितना होता है हमारे पास 1.8, कॉन्क्रीट का कितना होता है हमारे पास, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्क्रीट का होता है 3.0। अगर यही हमसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करता, किसकी बात करता, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करता, तो गामा एम सी का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1.5 एंड गामा एम एस का वैल्यू कितना होता है 1.15 होता है। तो ध्यान से देखिए, गामा एम सी मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज 1.5, गामा एम सी इज द 1. स्टील के केस में 1.5। चाहे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करिए, चाहे आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करिए, बोथ केस में स्टील का जो वैल्यू होता है वो कम होता है कंपेयर टू कॉन्क्रीट। तो क्या होगा, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट इज लोअर। यस और नो, करेक्ट आंसर इज लोअर। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर कम क्यों है, स्टील का कम क्यों है, कंक्रीट का कम क्यों नहीं है। कुछ तो सोचते होंगे ना आप लोग भी। जब आदमी सोचता है तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो इसलिए हमारे को प्रॉपर वे में चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कभी भी थोड़ा सा डिस्कशन करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि अच्छा ये है तो ऐसा क्यों है, कुछ तो वजह है ना जो है। हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लगा देते हैं ना रिजल्ट लेने में, उनको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा है कि टाइम पे सही स्टडी मिलना, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा सही टीचर से पढ़ना होता है। तो
डिपेंड करता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल इन मेकिंग ऑफ कंक्रीट इज लेस देन दैट द स्टील। अब आप खुद सोचिए, जो स्टील है इसका मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? इसका मैन्युफैक्चर होता है लेबोरेटरी या फिर मीन्स क्या कह सकते हैं कंपनी में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस रूम में, तो इसका टेम्परेचर, इसका लाइट, इस मतलब जो फैन का मतलब वॉल्यूम, ये जितना भी चीज़ें हैं इन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर यही वीडियो में कहाँ पे शूट कर रहा हूँ, छत पे शूट कर रहा हूँ, तो मैं क्या सनलाइट को रोक दूंगा? नहीं भैया, आज मत आइए, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हवा मत चलिए। इन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट जो मैन्युफैक्चर होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है साइट पे। वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आप क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो स्टील है इसका मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? ये होता है मतलब वर्कशॉप में। तो वहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीज़न होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट क्या होता है? हायर होता है कंपेयर टू स्टील। और भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स, वो रीज़न क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, concrete is heterogeneous material, therefore higher partial safety factor is required to concrete। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर concrete is a heterogeneous, steel is homogeneous। देखिए homogeneous स्टील नहीं है, बट हम लोग मान करके चलते है नहीं, एक्चुअल में हम लोग उसको मान करके चलते हैं कि ये होमोजीनियस है। ये भी एक रीज़न है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कम क्यों है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज हायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। लाइव लोड विद टाइम कैन वेरी, ये हमारे पास नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का आ गया यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा? लाइव लोड विद टाइम कैन वेरी मैग्नीट्यूड पोजिशन, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। लाइव लोड जो हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि लाइव लोड जो होता है वो आप किस कोड की हेल्प से पता करते हैं? IS 875 पार्ट 2 की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। IS 875 पार्ट 2 की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? लाइव लोड का पता करते हैं। अगर यही हमारे को डेड लोड का पता करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास पार्ट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कौन सा होता है? स्नो लोड, विंड लोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा? द साइड फेस रिइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। अगर आपको साइड फेस रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है किसमें? टी बीम में, तो फिर उसका वैल्यू क्या होगा? 0.1% ऑफ द वेब एरिया, 0.15% ऑफ द वेब एरिया, 0.02% टू 0.003% ऑफ द वेब एरिया, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिइंफोर्समेंट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। बट पहला क्वेश्चन ये बनता है कि साइड रिइंफोर्समेंट की जरूरत कब पड़ेगी? तो स्टूडेंट्स इसमें आपको याद रखना है, जब हमारे पास क्या होगा? वेव, जो डेप्थ ऑफ वेब इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 750 mm, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। ये हमने कोड से लिया हुआ है, सारा कुछ IS कोड से है, ठीक है। क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब, ठीक है। वेब का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये हमारे पास क्या है? एक टी बीम है, ठीक है। ये हमारे पास एक टी बीम है, तो दिस पोर्शन इज द फ्लेंज, ओके, दिस वन इज द फ्लेंज एंड दिस वन इज द वेब, ओके, दिस वन इज द वेब। वेयर द डेप्थ ऑफ द वेब इन ए बीम, ठीक है, दिस इज द टी बीम, और ये जो डेप्थ होगा, दिस डेप्थ इज द वेब डेप्थ, ठीक है। एक्सीड 750 mm, साइड फेस रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द टू फेसेस। मतलब देखिए, एक रिइंफोर्समेंट जैसे हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया अलॉन्ग द फेस, और दिस रिइंफोर्समेंट इज द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये रिइंफोर्समेंट कौन सा है? टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, एंड दिस रिइंफोर्समेंट इज द साइड फेस रिइंफोर्समेंट, साइड फेस रिइंफोर्समेंट। इसको कहीं कहीं पे स्किन रिइंफोर्समेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ द सच रिइंफोर्समेंट सेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0.1% ऑफ द एरिया ऑफ द वेव। मतलब जो वेव का एरिया है, दिस विड्थ इज द BW, ओके। अगर इसका एरिया पता करना है, दिस वन इज द DW, तो एरिया कितना जगह? BW इंटू DW।
उस एरिया का 0.1% से क्या नहीं होना चाहिए, साइड फेस रिइंफोर्समेंट कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और द वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। अब आपने ध्यान समझना, जो 0.1% आपने क्या करना है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। कितना? 0.1%। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके दो फेस है, फेस 1 फेस 2। तो इस फेस पे कितना चला जाएगा हमारे पास, 0.1/2 इक्वलेंट 0.05% इस फेस पर आएगा, और 0.05% ऑफ द वेब एरिया वो किस पे आएगा हमारे पास, AW, ठीक है, इस वाले फेस पे आएगा। दूसरा, इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है, जो आप यहाँ पे स्पेसिंग देख पा रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिंग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ये हो गया, इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है, ये वाला जो स्पेसिंग है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग क्या होगा, 300 mm, और डेप्थ, सॉरी क्या हमारे पास, वेब थिकनेस मतलब BW विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से कम होगा वो हमारे पास स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो फेस रिइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप के बीम में प्रोवाइड करते हैं, कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कितना स्पेसिंग होता है, और कितना कितना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, द साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। इन वन वे स्लैब द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड अलोंग द स्पैन शॉर्टर स्पैन। अब आप कहेंगे सर वाई शॉर्टर स्पैन, आप देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका हमारे पास क्या कोई भी एक थिकनेस है लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, वन वे स्लैब। वन वे स्लैब को हम लोग कैसे कहेंगे कि दिस स्लैब इज द वन वे स्लैब, हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, ओके, ठीक है। दिस इज द एल बाई, बिकॉज दिस इज द लॉन्गर स्पेन एंड दिस वन इज द शॉर्टर स्पेन। तो एल एक्स, एल बाई अपॉन एल एक्स ग्रेटर देन 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वे स्लैब। ओके, वन वे स्लैब। और भी हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, सपोर्ट कंडीशन भी होना चाहिए। अगर सपोज कोई एक स्लैब इस तरीके का है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से है, बता सकते हैं दिस स्लैब इज वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, दिस इज द वन वे स्लैब। टू वे स्लैब की कंडीशन क्या है, टू वे स्लैब में आपने याद रखना है, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ एल बाई अपॉन एल एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये तो एक कंडीशन है। रेशियोज तो ये है, बट क्या होना चाहिए, ऑल 4 साइड्स सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड। अगर स्टूडेंट्स 4 साइड सपोर्ट्स प्रोवाइडेड नहीं कर रखे हैं, चाहे रेशियो हमारे पास देखने में, जैसे रेशियो अगर सपोज दिस रेशियो एल वाई अपॉन एल एक्स क्या है, लेसर देन 2 है, ठीक है, लेसर देन इक्वल टू 2 है, रेशियो लेसर देन इक्वल टू 2 है, बट चारों तरफ क्या नहीं कर रखे, सपोर्ट्स गिवन नहीं कर रखे हैं। अगर चारों तरफ सपोर्ट्स गिवन नहीं कर रखे, चाहे रेशियो आपका एल वाई अपॉन एल एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, फिर भी हम लोग इस स्लैब को कौन सा स्लैब कहेंगे, वन वे स्लैब कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, जब आप इसका डिफ्लेक्शन बनाइए, जब आप इसका डिफ्लेक्शन बनाएंगे तो दो तरीके का डिफ्लेक्शन बनेगा। एक तो इसका ये वाला डिफ्लेक्शन आएगा, जैसे इस तरीके से हो जाएगा, और एक इस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वाला जो डिफ्लेक्शन है अलोंग द शॉर्टर स्पेन, वो क्या होता है, हायर होता है कंपेयर टू लॉन्गर स्पेन। इसीलिए हम लोग जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है वो अलोंग द शॉर्टर स्पेन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बट इन केस ऑफ टू वे स्लैब जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है वो हम लोग अलोंग द बोथ क्या करते हैं, स्पेन में प्रोवाइड करते हैं। यही हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मूवमेंट जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता है, इसमें डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है इस तरीके से। तो इसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का रिइंफोर्समेंट यूज़ करना पड़ेगा। यस और नो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़
मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में अपने में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, हमको भी अच्छा लगेगा, यही हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर बच्चों आपको 5th सेमेस्टर में आप तो नहीं पढ़ रहे होंगे बिकॉज आप 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं गया में, ठीक है, गया पॉलिटेक्निक जो रोड है बाईपास से जो पॉलिटेक्निक की तरफ जा रहा है, आप वहाँ पे आप हमारे से आराम से क्लासेस ले सकते हैं। जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग आप हमसे आराम से पढ़ सकते हैं किसी भी लेवल पे जा कर के, चाहे आप एसएससी के लिए, चाहे आप एसडी के लिए, वो तो आप अभी है नहीं एप्लीकेबल उसके लिए, पर आप जेई के लिए, किसी भी स्टेट के जेई के लिए, बीटेक के लिए, किसी के लिए भी आप हमसे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स आराम से। आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें कराई जाएंगी। हमारे पास हमारा ऐप है KTP क्लासेस ऐप, तो वहाँ से आप जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे साथ पंजाब JNK के बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे। अभी उन सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिजल्ट्स भी आएंगे, डेफिनेटली वो बच्चे अच्छा भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स।